नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कायराना और निर्लज्ज हमला हुआ, उसने हम सभी देशवासियों के दिल को गहराई से आहत किया है। मैं और मेरी पूरी टीम इस घटना की कठोर निंदा करते हैं। ये केवल हमारी सेना पर नहीं, बल्कि पूरे भारत पर एक सीधी चोट है। इस दुखद घड़ी में हमारा पूरा समर्थन भारत सरकार और उन वीर जवानों के साथ है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि आप भी इस पीड़ा में हमारे साथ हैं, तो कृपया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन और सम्मान प्रकट करें। एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस भावुक क्षण में भी चलिए एक साथ आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि किसी पात्र, स्थान या स्थिति की समानता किसी वास्तविकता से मिलती है, तो वह केवल एक संयोग है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है, न कि किसी समुदाय, संस्कृति, परंपरा या क्षेत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कश्मीर हॉरर स्टोरीज एक रचनात्मक श्रृंखला है जिसमें रहस्य और कल्पना के माध्यम से आपको डर और रोमांच का अनुभव कराने की कोशिश की गई है। कृपया इन कहानियों को सत्य न माने, बल्कि इन्हें एक मनोरंजक अनुभव के रूप में ही देखें। अगर आपको डर लगता है या आप संवेदनशील हैं, तो कृपया रात्रि में अकेले न देखें। कश्मीर, जहां एक ओर जन्नत की हसीन वादियां हैं, वहीं दूसरी ओर दबी हुई हैं सदियों पुरानी वो कहानियां जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। इन पहाड़ों, झीलों और वीरानों में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें ना कोई समझ पाया है, ना कोई भुला पाया है। हर कहानी सच्चाई से जुड़ी है, कुछ सुनी सुनाई, कुछ आंखों देखी। पर एक बात तय है, ये कहानियां आपका चैन छीन सकती हैं। तो अगर आप में है हिम्मत, तो चलिए हमारे साथ इस डर और रहस्य के सफर पर निकलते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो, कश्मीर हॉरर स्टोरीज पार्ट 1। कुछ दरवाजे बंद इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो उन्हें खोलता है वो वापस बंद नहीं कर सकता। मैं कर्नल आरव सिंह पिछले 12 सालों से इंडियन आर्मी में हूं। मेरी नई पोस्टिंग श्रीनगर के बाहरी इलाके में हुई थी, एक साइलेंट सिविलियन बेस्ड पोस्ट, जहां मुझे कुछ महीनों तक मॉनिटरिंग ड्यूटी करनी थी। हमें रहने के लिए जो क्वार्टर मिला, वो पुराना लेकिन सुंदर घर था। पत्थर की दीवारें, लकड़ी की छत और पीछे एक बागीचा। मेरे साथ कोई जवान नहीं था, यहां मुझे अकेले रहना था। घर के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार मिला, इम्तियाज नाम का। उसने सिर्फ एक बात कही, जनाब, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलिएगा। मैं मुस्कुराया। क्यों, भूत आता है क्या? उसने सिर्फ सर झुका लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। मैंने अपना सामान सेट किया, खाना पकाया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन ठीक रात के 2:17 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। टिक टिक, धीमी लेकिन लगातार। मैंने सोचा कोई गलती से आ गया होगा। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं। अगले 2 दिन फिर वही, रात के एक ही वक्त दस्तक। मैंने बाहर कैमरा लगवाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ वो आवाज और फिर खामोशी। तीसरे दिन घर में पेंटिंग का काम चल रहा था। मजदूर ने मुझे आकर कहा, सर, नीचे की जमीन कुछ अजीब है, जैसे ये खाली है। मैंने खुद फर्श उठवाया। नीचे पुरानी ईंटों का एक ढांचा था, जैसे कोई कब्र। खोदते ही एक लोहे की पट्टी मिली, उस पर उर्दू में लिखा था, यह कब्र जमीन से मिट सकती है, आत्मा से नहीं। मैं सन्न रह गया। इम्तियाज को बुलाया। उसने बताया, यह घर असल में एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था, पर मालिक ने फाइलें बदलवा दी और उसी जगह एक जवान औरत को 1947 में दफनाया गया था, जिसका पूरा परिवार इस घर में मारा गया। वो आज भी पूछने आती है, क्या मेरा घर मुझे वापस मिलेगा? मैंने मंदिर से पंडित बुलवाया। उन्होंने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए, कमरे की बत्तियां झपकने लगीं, दीवारों पर काली परछाइयां घूमने लगीं। एक झलक में मुझे एक औरत दिखी, साड़ी में लिपटी, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। वो धीरे से बोली, मकान तेरा है, लेकिन नींव मेरी। मैंने आर्मी ऑफिस से पुरानी जमीन की फाइलें निकलवाई। वहां लिखा था, प्लॉट नंबर 108, एक्स बेरियल लैंड, कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्टेड, वायोलेशन नोटेड बट अनएक्टेड,
मतलब सेना को सब पता था, पर मकान बन चुका था। अब मुझे समझ आया कि मुझे इसी मकान में क्यों भेजा गया। रात के 2:17 पर दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत, वही जली हुई साड़ी, खोखली आंखें, धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू जैसे थे, लेकिन पिघले नहीं थे। मैंने पूजा की माला उठाई, लेकिन उसने कोई आक्रोश नहीं दिखाया, बल्कि पहली बार वो कांपती आवाज में बोली, क्या तू मेरा नाम जानता है? मैं चौंका। मेरा नाम अमीना बेगम था। 1947 में दंगों में इस घर में मेरे शौहर और मुझे मार दिया गया। मेरी लाश को यहां दबा दिया गया। किसी ने हमारा नाम नहीं लिया। न मौत में शांति मिली, न जिंदा में इंसाफ। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे सदियों से बंद दरवाजा किसी ने पहली बार खोला हो। मैंने उसी रात एक फैसला लिया। सुबह मैं श्रीनगर के पुरातत्व विभाग और आर्मी हेरिटेज सेल पहुंचा। उनकी पुरानी फाइलों में एक गुमनाम कब्र का जिक्र था, लेकिन नाम नहीं था। मैंने अफसर से कहा, एक सैनिक की तरह मैं सीमा की रक्षा करता हूं, पर अब मेरी जिम्मेदारी है एक आत्मा को उसका नाम लौटाना। मैंने अपने हाथों से उस जगह पर एक पट्टी लगवाई। यहां दफन है अमीना बेगम 1947। जिसे जिंदा इंसाफ न मिला, उसे मरने के बाद सम्मान मिले। उस रात पहली बार 2:17 पर कोई दस्तक नहीं हुई। घर शांत था। इम्तियाज ने अगली सुबह मेरी ओर देखा और बस इतना कहा, उसने आपको अपना गवाह मान लिया। अब वो मकान बंद है। सरकारी फाइलों में वो रिस्ट्रिक्टेड हेरिटेज जोन के नाम से दर्ज हो गया। मैं अपनी अगली पोस्टिंग पर चला गया, लेकिन जाते जाते एक डायरी छोड़ गया, जिसमें लिखा, हर घर की नींव में सिर्फ ईंटें नहीं होती, कभी कभी कोई नाम, कोई रूह, कोई कहानी भी दबी होती है। अगर किस्मत से वो तुम्हारे सामने आए तो मत डरना, सुन लेना। शायद उसे बस एक गवाह चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। बारामूला, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी के किनारे बसा एक शांत लेकिन रहस्यमयी कस्बा। यहाँ की सर्द हवाओं और झील जैसी शांत झेलम के नीचे कुछ ऐसा है जो ऊपर नहीं आता, कभी नहीं। हर साल अक्टूबर की शुरुआत में, जब झेलम नदी का पानी सबसे गहरा और ठंडा होता है, बारामूला में एक अजीब परंपरा टूटती है। एक आदमी डूबता है और उसकी लाश कभी नहीं मिलती। कोई इसे आत्महत्या मानता है, कोई बदकिस्मती, लेकिन पुराने लोग इसे नदी का चयन कहते हैं। वीर प्रताप सिंह, 28 वर्षीय क्राइम जर्नलिस्ट, जो दिल्ली से बारामूला आया है एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने, झेलम और उसके रहस्य पर। वीर को स्थानीय लोगों ने शुरुआत में बहुत समर्थन दिया। वह नदी के किनारे बसे गांव कंजरवाड़ा में रुका, जो झेलम की एक रहस्यमयी मोड़ नवजीवन घाट के पास है। वही जगह जहां हर साल एक आदमी डूबता है। उस घाट पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, देवी यमिनी का, जो अब खंडहर हो चुका था। वीर ने गांव वालों से पूछा, हर साल यहां एक आदमी कैसे डूब जाता है और शव भी नहीं मिलता? एक बूढ़ा फकीर बोला, झेलम हर साल अपना हिस्सा मांगती है। वो जिसे बुला ले उसे कोई नहीं रोक सकता, और वो जो चला गया वो वापस नहीं आता। वीर ने इसे मिथक समझा, लेकिन जब उसने पिछले 10 सालों की पुलिस रिपोर्ट निकाली, हर साल अक्टूबर की 13 तारीख को एक व्यक्ति डूबा था, सभी पुरुष, और लाशें कभी बरामद नहीं हुई। वीर ने घाट के पास टेंट लगाया। रात को 1:13, यानी 13 तारीख, 1:13, उसके कैमरे की बैटरी अपने आप ऑन हो गई। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और उसमें एक आकृति दिखाई दी। एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला, बाल खुले, झेलम के पानी पर चलती हुई। जब वीर भागकर बाहर निकला, कुछ नहीं था, पर कैमरे में वह फुटेज साफ दिख रहा था। अगले दिन वीर की मुलाकात हुई एक लड़की से, मायरा, जो गांव की स्कूल टीचर थी। उसने बताया कि उसकी मां भी झेलम में डूबी थी 13 साल पहले और कभी वापस नहीं मिली। मायरा ने वीर से कहा, इस जगह को समझना है तो झेलम से बात करनी होगी। यहां जवाब पानी में नहीं, उसकी गहराई में है। वीर ने एक गोताखोर टीम के साथ नदी की गहराई में कैमरे लगाए। जो फुटेज आया
वह दिल दहला देने वाला था। नदी की तलहटी में कई लाशें थीं, जिंदा दिखने वाली, आंखें खुली लेकिन हिलती नहीं थी, जैसे किसी ने उन्हें वहीं रोक लिया हो। और उनके बीच में बैठी थी एक स्त्री आकृति, यमिनी देवी की प्रतिमा जैसी, मगर उसकी आंखें कैमरे में वीर को देख रही थीं। वीर को पता चला कि नवजीवन घाट पर कभी एक बलि परंपरा थी। वहां हर साल एक पुरुष को देवी यमिनी को चढ़ाया जाता था ताकि गांव पर अकाल न पड़े। 1947 के बाद यह परंपरा बंद हो गई, पर देवी की भूख नहीं। अब देवी खुद चुनती थी और जो चुना जाता उसे झेलम बुला लेती। वीर को एहसास हुआ इस साल झेलम ने जिसे चुना है वो वही है। 13 अक्टूबर रात 1:13 वीर खुद को घाट के पास पाता है। कैमरा ऑन है, हवा थम गई है और पानी से वही स्त्री आकृति बाहर आती है। मायरा जो उसे खोजने आई थी चीख उठती है, वीर मत जा, लड़ो। लेकिन वीर खुद को रोक नहीं पा रहा, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। और तभी उसने एक आखिरी काम किया। उसने देवी यमिनी की पुरानी मूर्ति को जमीन से उखाड़कर नदी में फेंक दिया। तेज तूफान आया, पानी उबलने लगा और फिर सन्नाटा। वीर गायब हो गया। अगली सुबह नदी का रंग साफ था। पहली बार सभी डूबे हुए लोगों की लाशें किनारे पर आ गई थीं। पुलिस, मीडिया और गांव वाले हैरान थे। वीर की लाश नहीं मिली, लेकिन उसका कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फुटेज में वीर कहता है, अगर मेरी कुर्बानी इस चक्र को तोड़ सकती है तो मैं झेलम को वो दे रहा हूं जो वो मांगती है, पर अब किसी और को नहीं मिलेगा। उसके बाद से नवजीवन घाट पर कोई नहीं डूबा। गांव ने वहां एक स्मारक बनवाया, वीर प्रताप सिंह, जिसने झेलम को शांत किया। पर एक बात अब भी रहस्य बनी रही। हर साल 13 अक्टूबर को रात 1:13 पर घाट पर एक सफेद आकृति अब भी दिखती है जो झेलम को देखती है और मुस्कुराती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। गुलमर्ग का नाम सुनते ही जहन में बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल और सैलानियों की चहल पहल आती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस गुलमर्ग से होती है जो टूरिस्ट ब्रोशर में नहीं दिखता। ये कहानी है फिरोज वन की। गुलमर्ग से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गुमनाम इलाका। वहां कोई सड़क नहीं जाती, कोई गाइड साथ नहीं जाता और जो गया अक्सर लौटकर नहीं आया। विवेक खन्ना 41 वर्षीय वन अधिकारी हाल ही में दिल्ली से जम्मू कश्मीर ट्रांसफर होकर आया था। एक सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर जिसे जंगलों की परवाह थी, मगर अतीत में एक ऐसा निर्णय ले चुका था जो उसे अब भी रातों को सोने नहीं देता। 10 साल पहले उसने उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट के तहत 300 साल पुराने पेड़ों को कटवाया था। उस जंगल को विकास क्षेत्र में तब्दील करना पड़ा, मगर उसके बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हुईं, जैसे जंगल उसे याद रखे हुए थे। विवेक को गुलमर्ग के फिरोज वन का निरीक्षण सौंपा गया। एक घना जंगल जहां ना मोबाइल नेटवर्क आता है, ना रेडियो सिग्नल। स्थानीय गांव वाले सिर्फ इतना कहते, साहब सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना, वहां रात को गाने शुरू हो जाते हैं। विवेक ने मुस्कुराकर बात टाल दी। पहली रात विवेक अपनी केबिन से लगभग 1 किलोमीटर भीतर गश्त पर निकला। चारों ओर पेड़ों का जाल था और जमीन गीली थी। तभी एक धीमी, खींची हुई मगर स्पष्ट आवाज सुनाई दी। कोई महिला जैसे दूर से कोई भजन गा रही हो, मगर भाषा पहचानी नहीं जाती, न हिंदी न कश्मीरी, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना लगता था। आवाज में न कोई डर था न क्रोध, बस एक अजीब खिंचाव जो सीधे सीने में उतरता था। विवेक ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में गया, मगर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसे एक खोखले पेड़ के अंदर एक लकड़ी की पुरानी डायरी मिली। मोल्ड लगी थी, मगर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। हमने उन्हें सुना और हमने उन्हें खो दिया। ये आवाज इंसानों की नहीं, पेड़ों की है। हर वो पेड़ जिसे बेवजह काटा गया अब गा रहा है। बदले में विवेक की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अगली कुछ रातों में आवाजें और नजदीक आने लगी। अब गाने के बीच किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहट
और पेड़ की छाल से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज भी सुनाई देती। विवेक ने कैमरे लगाए, मगर सुबह फुटेज में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और धीमी भारी सांसों की ध्वनि होती। अब जंगल का नक्शा बदलने लगा था। विवेक को वही रास्ता अलग अलग दिखने लगता। वो एक बार खुद को अपने ही पिछले दिन के कदमों के निशान पर खड़ा पाता, जैसे समय उसके साथ कोई खेल खेल रहा हो। और फिर एक दिन गश्त करते हुए उसे एक मानव आकृति पेड़ की शाखाओं पर बैठे दिखी, सिर झुका हुआ, बाल उलझे हुए, कपड़े मिट्टी से सने, जैसे वो कोई था जो कभी इंसान रहा हो मगर अब पेड़ का हिस्सा बन चुका हो। वो गायब हो गया, हवा की तरह। गांव के बूढ़े हाफिज गुल, जो कभी उसी जंगल के शिकारी रहे थे, ने विवेक को बताया, साहब, ये आवाजें उन आत्माओं की नहीं है जो मरे थे। ये उन पेड़ों की चेतना है जिन्हें जिंदा जला दिया गया, जो काटे गए मगर भूल नहीं पाए। ये जंगल याद करता है, और जब आप उसकी आवाज सुनते हैं तो वो आपको भी याद रखता है। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर आप सुनने वालों में से हैं तो आवाज का उत्तर दो, उसी सुर में, अपने अस्तित्व से। शायद जंगल मान जाए और तुम्हें छोड़ दे। विवेक ने एक बांसुरी बनाई, पेड़ की उसी टहनी से जिससे गाना सुनाई दिया था। और एक रात जब आवाज सबसे करीब थी, उसने अपनी बांसुरी से एक सुर छेड़ा, धीमा, शांत, उत्तर की तरह। जंगल सन्न हो गया, और पहली बार सुबह जब वो उठा, वो जंगल के बाहर था। विवेक ने दिल्ली लौटकर एक रिपोर्ट दर्ज की। फिरोज वन को संरक्षित संगीतिक चेतना क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वहां कोई टूरिज्म नहीं, कोई लकड़ी कटाई नहीं। कभी कभी कोई नई टीम वहां रात को कैमरा लेकर जाती है, मगर उनमें से कुछ अब बोल नहीं पाते। कुछ बस कहते हैं, हमने सुना और वो हमें पहचान गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। भारत पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान का लोंगे वाला सेक्टर, जहां दिन में तपती रेत और रात में हड्डियां जमा देने वाली सर्दी सैनिकों का इम्तिहान लेती है। नवंबर की ठंडी रात थी। 25 वर्षीय हवलदार आरव सिंह राठौड़ को पहली बार पोस्ट 43 पर तैनाती मिली थी। ये पोस्ट भारत की सीमा के बिल्कुल करीब थी। लोकेशन इतनी संवेदनशील कि अक्सर एक ही सैनिक को वहां रात की ड्यूटी दी जाती ताकि ज्यादा हलचल ना हो। लेकिन इस पोस्ट को लेकर फौज में कुछ बातें फैली हुई थी। यहां कोई लौट कर नहीं आता। आरव ने सबको अफवाह मानकर हंसी में उड़ा दिया। जब उसने पहली रात बंकर में कदम रखा, सब कुछ सामान्य लगा। लोहे का जंग लगा गेट, सैटेलाइट फोन, एक पुरानी बंदूक और दीवार पर टंगी एक घड़ी जो अटक गई थी रात के 2:43 पर। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे ठंडी हवा के झोंकों में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। वह अपने ऊनी कंबल में लिपट गया और रेडियो पर दिल्ली की खबरें सुनने लगा। तभी ठक ठक ठक, बंकर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पासवर्ड बोलो, आरव ने कहा। कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर हुई, अब ज्यादा जोर से। जब आरव ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन रेत पर गीले जूतों के निशान थे। बंकर की ओर आते हुए पर जाते हुए नहीं। अगली सुबह उसने ड्यूटी लॉग देखा। चौकी के पिछले 6 महीनों के नाम थे। हर एक सैनिक जिसने वहां ड्यूटी की थी या तो लापता था या शहीद। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, हर ड्यूटी के आगे किसी ने लिखा था, आ गया है। आरव ने जब लॉग के आखिरी पन्ने खोले, वहां लिखा था उसका नाम, आरव सिंह आ गया है, पर यह तो उसने लिखा ही नहीं था। दूसरी रात जब वह अपनी जगह बैठा था, अचानक सामने वाली दीवार पर एक धुंधली परछाई उभरने लगी, जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हो। आरव ने टॉर्च जलाई, पर कुछ नहीं था। उस रात उसे एक सपना आया। एक सैनिक, चेहरे पर पट्टियां, खून से लथपथ, बार बार कह रहा था, मेरी जगह अब तू है, अब तेरा नंबर है। एक हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात दस्तक, परछाई और वही सपना। आरव ने अपने कमांडर से बात की, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बेटा, पोस्ट 43 कोई आम जगह नहीं है। ये एक आत्मा की पोस्ट है। वहां हर वो जवान ड्यूटी करता है जिसने अपना बलिदान देकर सीमा बचाई है।
कोई भी पोस्ट 43 की ड्यूटी नहीं छोड़ सकता, न जिंदा न मुर्दा। 8वीं रात को घोर तूफान आया। रेडियो बंद हो गया, फोन काम नहीं कर रहा था। उसी समय सीमा पार से हलचल हुई। दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आरव ने अकेले ही मोर्चा संभाला। गोलियां चली, बंकर हिला और आरव का संपर्क कट गया। अगली सुबह जब रिलीफ पार्टी पहुंची, बंकर खून से सना था। कई दुश्मन मारे गए थे और बीच में आरव की लाश थी, हथियार अब भी हाथ में। 2 दिन बाद एक नया सैनिक नीलकंठ वर्मा को पोस्ट 43 की ड्यूटी मिली। जैसे ही उसने बंकर खोला, उसे दरवाजे पर एक ड्यूटी लॉग दिखा। पहले पन्ने पर लिखा था, आरव सिंह, ड्यूटी पूरी की, अब तू है। और फिर रात को 2:43 थक थक थक। वो आखिरी पोस्ट सिर्फ एक बंकर नहीं थी, वो एक कर्तव्य का वचन था जो मौत से भी ऊपर था। एक बार जो वहां ड्यूटी पर गया, वो हमेशा के लिए सीमा का पहरेदार बन गया, आत्मा के रूप में। कुछ युद्ध कभी खत्म नहीं होते, कुछ सैनिक कभी रिटायर नहीं होते। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। गोस्ट ट्रैकर्स इंडिया एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जिसमें 4 दोस्त अजीब जगहों पर ट्रैकिंग करते हैं, खासकर उन जगहों पर जिनके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर हैं। टीम के सदस्य राहुल वर्मा, कैमरामैन और एडिटर अयान खान, रिसर्चर और ग्रुप लीडर दीपाली जोशी, स्पिरिचुअल थ्योरी एक्सपर्ट नवीन पाल, साउंड और लाइट टेक, उनकी सभी ट्रिप्स अब तक मजेदार रही थीं। कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ, कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ कंटेंट में बदल गया। लेकिन जनवरी 2023 की उनकी ट्रिप आखिरी साबित हुई। स्थानीय भाषा में इसे शब्द गुफा कहा जाता है। कहते हैं, गुफा में जो शब्द बोला जाए वो वापस गूंजता नहीं, किसी और की आवाज में लौटता है। कोई स्थानीय गाइड जाने को तैयार नहीं था। आसपास के गांव वालों ने भी उन्हें मना किया। वहां आवाज नहीं आती, वहां पीछे आने वाले दिखते हैं। पर ट्रेंडिंग टाइटल और वायरल फुटेज की लालच उन्हें खींच ले गई। टीम गुफा के मुहाने तक पहुंची। एक खुला चट्टानी रास्ता, दोनों तरफ देवदार के पेड़ और हल्की हल्की बर्फ। गुफा के अंदर अयान और दीपाली ने कैमरा मोशन सेंस पर सेट कर दिया। हर कोण से रिकॉर्डिंग चालू थी। उनके पास गोप्रो, नाइट कैम, थर्मल और ईवीपी माइक्स भी थे। रात को जब सब बैकअप टेंट में लौटे, तब राहुल ने फुटेज चेक की और पहली बार संदेह पैदा हुआ। दीपाली और नवीन के पीछे से जब कैमरा घूमता है तो कुछ फ्रेम्स में एक और इंसानी आकृति दिखती है। सिर नीचा, शरीर पतला, और वो ठीक उन्हीं की तरह चल रहा होता है। लेकिन उस वक्त वहां कोई 5वां सदस्य नहीं था। राहुल ने चुपचाप वो क्लिप सेव कर ली। अब गुफा का दूसरा हिस्सा एक्सप्लोर करना था, जहां अंदर की हवा ठंडी और भारी लगती थी। दीपाली ने एक जगह रुककर कुछ संस्कृत मंत्र बोले। उनका मानना था कि इससे एंटिटी बाहर आती है। तभी अचानक गुफा में लगे कैमरा ऑडियो में 3 आवाजें गूंजती हैं, लेकिन वहां सिर्फ 2 लोग खड़े थे। उस रात कैमरा फुटेज में वो 5वां व्यक्ति अब बहुत पास दिख रहा था, इतना पास कि उसकी आंखें नजर आ रही थी। और जो सबसे डरावनी बात थी, वो हूबहू अयान की तरह दिख रहा था। उनके पीछे चलता हुआ, उन्हीं की चाल में, उन्हीं की शक्ल में। नवीन को एक पत्थर पर खुदा लेख मिला। जो अपनी आवाज यहां छोड़ दे, वो दोबारा इंसानों में नहीं बोल पाता। ये गुफा एक प्राचीन संत का तपस्थल थी। कहते हैं उन्होंने 13 साल मौन व्रत रखा था और फिर खुद को गुफा में ही समाधि दे दी। उनकी चेतना अब भी वहां गूंजती है। जो भी वहां ज्यादा देर तक ठहरे, उसका प्रतिबिंब वह गढ़ लेती है और असली को पीछे छोड़ देती है। टीम बाहर निकलने लगी, मगर अयान अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। दीपाली ने कहा, वो अयान नहीं है। लेकिन दूसरा अयान भी वहीं था। अब वहां 2 अयान थे, एक कैमरे के सामने और एक उसके पीछे। किसे लेकर जाएं? किस पर भरोसा करें? दीपाली ने चुपचाप कैमरा गिरा दिया और कहा, जो वीडियो में नहीं दिखेगा वही असली है। कैमरा रिकॉर्डिंग में जो अयान दिख रहा था, उसे वहीं छोड़ दिया गया।
गोस्ट ट्रैकर्स इंडिया का वो वीडियो कुछ घंटों के लिए लाइव हुआ, लाखों व्यूज आए, लेकिन हर व्यूअर ने एक ही बात कही। जब दीपाली पीछे मुड़ी तो वहां आयान था, लेकिन 5 सेकंड बाद वही आयान फिर उसके सामने से गुजरा। 2 लोग, एक जैसा चेहरा और दोनों कैमरे में। वीडियो डिलीट कर दिया गया, टीम ने चैनल बंद कर दिया। अब सिर्फ एक ही पोस्ट बाकी है, डोंट फॉलो शैडोज इन केव्स, दे फॉलो यू बैक। इसका मतलब है गुफाओं में छायाओं का पीछा मत करो, वे तुम्हारा पीछा करती हैं। यूट्यूबर्स कंटेंट ढूंढते हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कंटेंट आपको चुनता है, और वहां से आप जो लाते हो वो आप नहीं होते। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं रहते कि कोई अंदर है, बल्कि इसलिए कि कुछ बाहर ना निकल आए। 2024 की जनवरी, दिल्ली से 3 ब्लॉगर राहुल, मीरा और जतिन एक यूट्यूब चैनल हॉन्टेड एक्सप्लोरर्स चलाते थे। उनकी खासियत थी ऐसी जगहों पर जाना जो अब भी डर से खाली पड़ी हैं। इस बार उनका मिशन था पहलगाम के पास का वो पुराना होटल जो पिछले 30 सालों से लगभग वीरान था। टीएज रिसोर्ट होटल सड़क से दूर एक बर्फीली चोटी पर था। बहुत कम लोग वहां ठहरते और वहां अब भी अक्सर बर्फबारी में रास्ते बंद हो जाते। रात को जब वे पहुंचे, होटल की हालत अजीब सी थी, जैसे उसे किसी ने अचानक छोड़ दिया हो। सीढ़ियों पर धूल, दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें और लॉबी में बैठा एक बूढ़ा चौकीदार जिसने बिना कुछ पूछे उन्हें चाबी पकड़ा दी। कमरा नंबर 12, उसने कहा। जतिन ने हंसते हुए पूछा, तेरा क्यों नहीं? बूढ़े ने बस इतना कहा, उस कमरे को जो खुलवाना चाहता है वो कभी पूरी नींद नहीं सो पाता। बेशक जिज्ञासा इंसान को मौत के करीब ले जाती है। रात को 1:30 पर जतिन अकेले कमरा नंबर 13 के पास गया। दरवाजा ताले में बंद था, लेकिन हैंडल पर हाथ रखते ही एक ठंडी सिहरन उसकी हथेली से रीढ़ तक उतर गई। वो लौट आया, पर कैमरे में उसने बाद में देखा, जब उसने दरवाजा छुआ था उसके पीछे किसी की परछाई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात राहुल ने फैसला लिया, एक रात उस कमरे में रहेंगे, शूट करेंगे, डर को एक्सपोज करेंगे। बूढ़े चौकीदार ने मना किया, पर जतिन ने ताला तोड़ दिया। कमरा 13 दूर एक कोने में था, बाकी कमरों से अलग। जब दरवाजा खुला, एक घुटी हुई सी हवा निकली। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग, एक पुराना शीशा और अलमारी में कुछ सड़े हुए कपड़े और एक स्कार्फ। मीरा ने वो स्कार्फ उठाया। जैसे ही उठाया, कमरे में हल्की सी सिसकी गूंजने लगी। शूटिंग चालू हुई। मीरा कैमरे के सामने बात कर रही थी और शीशे में उसके पीछे एक और मीरा खड़ी दिखी। सर पर वही स्कार्फ, लेकिन चेहरा जलता हुआ। मीरा ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। राहुल ने कैमरा चेक किया, फुटेज में भी वही चेहरा दिख रहा था, लेकिन जब वे कैमरा पीछे घुमा रहे थे, कमरा पूरी तरह खाली था। जतिन को अचानक उल्टियां शुरू हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो बड़बड़ाने लगा। वो यहां से भाग नहीं पाई। उसने दरवाजा बंद कर लिया, पर वो लौटे। मीरा चीख पड़ी। कमरे की दीवारों पर खून से बने निशान उभरने लगे। शब्द दिखे, रन, नॉट सेफ, शी नेवर लेफ्ट। और फिर बिजली गुल हो गई। अंधेरे में ही राहुल को अलमारी के पीछे कुछ मिला, एक पुरानी भूरे रंग की डायरी। धूल हटाकर पढ़ा गया पहला पन्ना। 21 जनवरी 1991, समीर और आयशा की शादी के बाद का पहला दिन। मैं बहुत खुश हूं, पहलगाम बर्फ से ढका है। समीर कहता है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। अगला पन्ना। रात को होटल में कुछ घुसपैठिए आए। उन्होंने हमें आर्मी समझा। समीर को गोली मारी। मैंने भागने की कोशिश की। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी आंखों में आखिरी चीज जो दिखी वो उसका चेहरा था। उसके बाद अंधेरा। वो डायरी आयशा की थी। उसी रात आतंकवादियों ने उन्हें इसी कमरे में मार डाला था। होटल स्टाफ ने डर के मारे लाशों को यहीं दफना दिया। सरकार ने केस बंद कर दिया और होटल सील कर दिया गया। पर आयशा की आत्मा, जो अपनी मौत के समय समीर को बचा न सकी,
आज भी वहीं है, वहीं खड़ी है, उसी आईने में, उसी पल में फंसी हुई। राहुल, मीरा और जतिन कमरे से किसी तरह बाहर निकल पाए, पर जाते वक्त जब मीरा ने पीछे देखा, आईने में वो फिर वही चेहरा था, लाल जोड़े में, जली हुई आंखों के साथ। उसने बस एक बात कही, हमें याद रखना, कभी कभी भूत दिखते नहीं, वो बस इंतजार करते हैं कि कोई उनकी अधूरी कहानी सुने और वो आखिरी बार खुद को इंसान कह सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। श्रीनगर की कड़ाके की सर्दी थी। डल झील पर बर्फ की परत जमी हुई थी और हवा में एक गूंजती सी खामोशी फैली थी। शहर की पुरानी गलियों में, जहां मुगल कालीन वास्तुकला आज भी सांस लेती है, वहां थी एक ऐसी मस्जिद जो अब सिर्फ बुजुर्गों की यादों में जिंदा थी। जामा-ए परछा, एक पुरानी लकड़ी की मस्जिद जो झेलम नदी के पास किसी कोने में गुम हो गई थी। कोई वहां अब नमाज पढ़ने नहीं जाता था, और जो गए भी वो वापस कुछ और बनकर लौटे। अरमान यूसुफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र, छुट्टियों में अपने दादा अब्दुल हग के पास श्रीनगर लौटा था। बर्फीले शामों में दादा उसे अपनी कहानियों से गर्म रखते थे। उस मस्जिद में कभी नमाज मत पढ़ना बेटा, दादा ने कहा था। वो जगह अल्लाह की नहीं, परछाइयों की है। अरमान को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये बस बुजुर्गों की एक और डरावनी बात है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक शाम कैमरा और डायरी लेकर अरमान निकला, श्रीनगर की खोती विरासत पर ब्लॉग लिखने के इरादे से। खामोश गलियों में चलते हुए वो उसी मस्जिद तक पहुंच गया। जामा-ए परछा अब भी खड़ी थी। लकड़ी की दीवारें, फिसलन भरी पत्थर की सीढ़ियां और एक मीनार जो आकाश की ओर झुकी हुई लगती थी। मस्जिद अंदर से खाली थी, मगर हर कोने में छाया थी। अरमान ने वहां जाकर एक नमाज अदा की। वो उठने ही वाला था कि पीछे से फर्श पर किसी और के उठने की आवाज आई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया, उसकी परछाई वहीं रह गई। हाँ, वो चलता रहा, मगर उसकी परछाई दीवार से चिपकी खड़ी रही। उसे तब पता नहीं चला, पर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घर लौटकर जब अरमान ने वीडियो देखा तो ठिठक गया। नमाज पढ़ते वक्त उसके सामने एक और परछाई चलती दिख रही थी। वो उसी की शक्ल की थी, मगर हिल रही थी, जबकि अरमान शांत था। वो वीडियो फिर कभी प्ले नहीं हुआ। उसकी हार्ड ड्राइव अजीब सी गर्म हो गई और जल गई। अरमान अब बदल चुका था। दादी कहती थी उसकी चाल अलग हो गई थी। वो जवाब भी देर से देता और उसकी आंखें खाली सी लगती। दादा ने कहा कि वो नहीं है जो वहां गया था। लेकिन जब उन्होंने मस्जिद का जिक्र किया, दोनों अरमान सामने आ खड़े हुए। एक दरवाजे पर, एक आईने में। दादा ने बताया 1700 के दौर में एक सूफी फकीर वहां ध्यान किया करते थे। कहते हैं उन्होंने अल्लाह की इतनी बंदगी की कि उनकी परछाई अलग हो गई। वो कहते थे जिसने रूह की पुकार सुनी वो जिस्म से अलग हो गया। मस्जिद अब एक ऐसी जगह बन गई थी जहां जो भी शुद्ध मन से नमाज पढ़े उसकी परछाई जिंदा हो उठती है और धीरे धीरे असली जिस्म से अलग होने लगती है। अरमान ने अपने अंदर के बदलाव को महसूस किया। वो अब सपनों में खुद को खुद के सामने खड़ा देखता था। एक वो जो नमाज में झुका है और एक वो जो झुके हुए की गर्दन घूर रहा है। वो समझ गया परछाई अब आजाद है। दादा उसे लेकर मस्जिद गए और कहा, एक आखिरी सिजदा करो और कुछ मत सोचना। अरमान ने सिजदा किया और इस बार उसकी परछाई भी झुकी। दुआ पूरी हुई। जैसे ही वो उठा, मस्जिद की दीवार पर उसकी परछाई झलकर मिट गई। वो अब अकेला था, एक बार फिर पूरा। आज मस्जिद वहां अब भी खड़ी है, पर जो भी अंदर जाता है उसकी परछाई बाहर नहीं आती। कहते हैं असली इंसान वही होता है जिसकी परछाई कभी उससे अलग न चले। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर।
कुछ चीजें सेकंड हैंड होती हैं, लेकिन कुछ चीजें पहले से ही किसी की होती हैं। श्रीनगर की एक जमी हुई शाम थी। सैयद और इरशाद, दो पुराने दोस्त, कॉलेज के बाद काफी समय बाद मिले थे। बाहर बर्फ पड़ रही थी और दोनों अपने घर की छत पर कंबल में लिपटे चाय की प्यालियों के साथ बातें कर रहे थे। बातों बातों में इरशाद बोला, सैयद, क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि कुछ चीजें हमें खुद बुलाती हैं? सैयद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू फिर किसी डरावनी कहानी की शुरुआत करने वाला है ना? इरशाद का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये मजाक नहीं है, ये मेरी फूफी की कहानी है और मैं चाहता हूं तू पूरी सुन। इरशाद की फूफी शगुफ्ता बेगम एक नेकदिल, सीधी सादी औरत थी। श्रीनगर के बड़शाह चौक के पास ही उनका घर था। एक दिन वो बाजार में सब्जी लेने गई थी, लेकिन लौटते हुए उनकी नजर पड़ी एक पुरानी वस्त्रों की दुकान पर, अमीन ट्रेडर्स, रेयर एंटीक्स। वहां एक चादर टंगी थी, गहरी काली रंग की, किनारे पर लाल बैंगनी कढ़ाई और कुछ अजीब उर्दू जैसी भाषा में सिलाई। दुकानदार ने कहा, यह अफगानी चादर है, बहुत पुरानी है लेकिन बेशकीमती। शगुफ्ता बेगम को वो चादर किसी अजीब खिंचाव से अपनी ओर खींचती महसूस हुई। उन्होंने वो चादर खरीद ली और घर ले आई। चादर को उन्होंने अपने पलंग के कोने में रख दिया। रात में जब वो सो रही थीं, अचानक उनकी नींद खुली। कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। आंखें खोली, चादर उनके ऊपर नहीं थी, वो पलंग के पास नहीं थी, वो तो कमरे के कोने में खड़ी थी, हवा में लहराती हुई, और उसमें से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। दूसरे दिन उन्होंने घर की नौकरानी नाजिया से कहा, चादर को तह करके अलमारी में रख दो। रात को नाजिया गायब हो गई। सुबह उसके कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से चीखने की हल्की आवाज आ रही थी। दरवाजा तोड़ा गया। नाजिया फर्श पर लेटी थी, आंखें खुली, शरीर अकड़ा हुआ और उस पर काली चादर लिपटी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे लपेट दिया हो। इरशाद की फूफी डर गई। उन्होंने मौलवी को बुलाया। मौलवी ने चादर को देखते ही कहा, यह सिर्फ चादर नहीं है, ये किसी की कब्र की मिट्टी से बनाई गई है। इसके बाद इरशाद के अब्बा, जो उस समय 15 साल के थे, दुकान पर गए, लेकिन वो दुकान 2 दिन पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। पता चला कि वो दुकानदार असल में कोई घुमंतू तांत्रिक था, जो पुराने कब्रिस्तानों से कफन जैसी चीजें निकालकर बेचता था। हर रात कोई न कोई कमरे में दम घुटने की शिकायत करता, घर के बर्तन खुद ब खुद गिरते और कमरे की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे, मानो हाथ के निशान हों। फूफी ने चादर को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग पकड़ने से पहले ही बुझ गई। पानी से धोया तो बाल निकलने लगे, इंसानी बाल। एक बूढ़े हकीम ने सलाह दी, उसे वहीं लौटाओ जहां से वो आई है, उसे जमीन में वापस भेजो। चादर को एक रात दल लेक के पास एक पुराने कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां मिट्टी पहले से खुदी हुई थी, जैसे किसी को उसका इंतजार हो। जैसे ही चादर दफन की गई, हवा बंद हो गई। सारा शोर, सारा डर जैसे दब गया हो। इरशाद ने कहानी खत्म की। सैयद अब पूरी तरह चुप था। उसने धीमी आवाज में पूछा, और अब सब ठीक है ना? इरशाद ने हंसकर कहा, हाँ, पर बस एक बात अजीब है। फूफी के कमरे की अलमारी से आज भी हल्की सी सौंधी गंध आती है, जैसे किसी पुरानी भीगी हुई चीज की। और हर बर्फीली रात अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कुछ चीजें खरीदी नहीं जाती, वो हमें चुनती हैं, और जो उन्हें समझे बिना घर लाता है, वो सिर्फ उनका मालिक नहीं बनता, वो उनका शिकार बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैं अमन हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। हम 5 दोस्त, मैं, निशांत, रघु, पलक और अन्वेषा ट्रैकिंग और कंटेंट शूटिंग के लिए कश्मीर आए थे। हमारा प्लान था कि हम गुलमर्ग के पास के एक अनछुए ट्रैकिंग रूट पर जाएंगे, जहां न तो टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं और न ही नेटवर्क। हम सब यूट्यूब व्लॉगर्स थे। देसी हॉरर नाम से हमारा चैनल था।
एक लोकल गाइड गुलाम चाचा ने हमें बताया, सड़क से 3 किलोमीटर ऊपर एक पुरानी गुफा है, लेकिन वहां मत जाना। वो तांत्रिक की गुफा है जहां सदियों पहले एक काला तांत्रिक जिंदा जलाया गया था। हम सब हंस दिए। अरे चाचा, हम कंटेंट क्रिएटर हैं, भूत प्रेत से नहीं डरते। गलती वहीं से शुरू हुई। हम अगले दिन ट्रैक पर निकले। चोटियां बर्फ से ढकी थी, रास्ता सुंदर और शांत। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, पेड़ घने और रास्ता सन्नाटा बन गया। पलक बोली, लगता है जीपीएस ने भी हार मान ली है। रघु कैमरा लेकर सबसे आगे चल रहा था। वो चिल्लाया, यार गुफा मिल गई। गुफा एक विशाल काले मुंह जैसी थी। उसके आसपास कोई जानवरों की आवाज नहीं थी, जैसे पूरी प्रकृति ने सांस रोक ली हो। हमने टॉर्च जलाकर गुफा में कदम रखा। अंदर की दीवारों पर पुरानी संस्कृत और पाली भाषा में तंत्र मंत्र खुदे हुए थे। बीचों बीच एक राख से भरा गोल चक्र था, जैसे वहां कोई जला हो। अन्वेषा धीमे स्वर में बोली, इस राख में कोई गर्मी अभी भी है। अचानक निशांत जोर से चिल्लाया, किसने मुझे धक्का दिया? पर उसके पीछे कोई नहीं था। पलक ने कैमरे से फुटेज चेक की। वीडियो में कुछ भी साफ नहीं था, सिवाय एक काली परछाई के जो निशांत के पीछे चल रही थी। हमने गुफा से कुछ दूर टेंट लगाया। रात को सब धीरे धीरे सो गए, सिवाय मेरे। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई टेंट के बाहर घूम रहा हो। धीरे धीरे कोई जोर से सांस ले रहा था। मैंने बाहर झांका। एक काला नग्न आदमी राख से लिपटा हुआ गुफा की ओर देख रहा था। उसने सिर घुमाया और मुझे देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल। मैंने सबको जगाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रघु ने कहा, अमन, तुझे कोई सपना आया होगा। सपना नहीं था, क्योंकि अगली सुबह पलक गायब थी। हमने पलक को ढूंढा और गुफा के अंदर गए। वो वहां बैठी थी, राख के गोले के बीच। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने सिर उठाया और कहा, वो लौट आया है। उसकी आत्मा यहां फिर से साधना करेगी और हमें चाहिए एक नया शरीर। जमीन के नीचे से किसी के खुरचने की आवाजें आने लगी। दीवारें गर्म होने लगी। तभी हमें दिखा एक आकृति गुफा की दीवार से बाहर निकल रही थी, मानव आकार की, लेकिन उसका चेहरा धुआं और राख था। हमने पलक को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसे छुआ, उसके शरीर से भाप और राख उठी और वो हमारी आंखों के सामने राख में बदल गई। हमने बिना मुड़कर देखे भागना शुरू किया। निशांत पीछे था और अचानक उसकी चीख आई। वो कभी नहीं मिला। हम दो लोग, सिर्फ मैं और अन्वेषा ही लौट पाए। गुलाम चाचा ने हमें देखकर सिर झुका लिया। मैंने मना किया था। उस गुफा में जो गया, उसका नाम भी मिट गया। वो तांत्रिक अभी भी साधना कर रहा है, नए शरीरों में, नई आत्माओं में। हमने जो वीडियो शूट किया था वो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन जब लैपटॉप पर देखा, फुटेज में हम सब 5 नहीं बल्कि 6 लोग थे। छठा व्यक्ति एक काले कपड़ों वाला था, जो हर फ्रेम में हमारे पीछे हर बार थोड़ा और पास होता जा रहा था। कुछ रास्ते ट्रैकिंग के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जिन्हें लौटना नहीं होता। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा कजिन अरुण पिछले साल कश्मीर ट्रिप पर गया था, रोहित ने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया। वो जो बेंगलुरु में इंजीनियर है? हाँ, वही। रोहित की आवाज अचानक धीमी हो गई। वो ट्रिप से लौटकर वैसा नहीं रहा जैसा गया था। अरुण हमेशा से कश्मीर घूमना चाहता था। एकदम अकेला गया, कैमरा, ट्रैकिंग गियर और एक पुरानी डायरी लेकर, जिसमें वो अपनी यात्रा दर्ज करता था। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम सब देख लिया, पर असली हादसा हुआ बड़गाम के पास एक छोटे से गांव में, जहां वो सिर्फ एक दिन के लिए रुका था। गांव वालों ने एक चीज के लिए चेतावनी दी थी, मस्जिद के पीछे जो पुराना चिनार का पेड़ है, वहां अकेले मत जाना, और शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं। अरुण हंस दिया। उसे लगा ये सिर्फ लोक कथा है। दोपहर को अरुण उस पेड़ के पास गया। सूरज सिर पर था, चारों तरफ सन्नाटा। पेड़ बहुत विशाल और अजीब था।
उसने नीचे बैठकर कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। आज मैं बड़गाम के इस 500 साल पुराने चिनार के नीचे बैठा हूं, उसने कैमरे में बोला। पर वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज के साथ एक और फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई थी जो उस वक्त उसे सुनाई नहीं दी। रात होते ही अरुण का व्यवहार बदलने लगा। होटल वाले ने बताया, साहब रात को दीवार से बात कर रहे थे, कहते थे कोई पेड़ से उतरकर उन्हें देख रहा है। सुबह वो उल्टा खाना खा रहा था, मिर्च खाकर कहता, ये मीठा क्यों है। अरुण की बहन को उसका पार्सल मिला जिसमें उसकी ट्रिप डायरी और कैमरा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन बार बार लिखी थी, वो पेड़ मुझसे बातें करता है, वो कहता है तू अब मेरा है। कैमरा चलाया तो पेड़ के नीचे बैठते हुए अरुण की परछाई अचानक 3 हिस्सों में बढ़ती दिखती है। एक उसकी असली परछाई और 2 जो अलग अलग दिशा में चलने लगती हैं। अब अरुण बेंगलुरु के एक मानसिक चिकित्सालय में है। वो हर दोपहर ठीक 3:11 पर खड़ा होता है, आंखें बंद करता है और कहता है, चिनार अब मेरी सांसों में है, उसकी जड़ें मेरी रगों तक आ गई हैं। कभी कभी वह कश्मीरी भाषा में कुछ बोलता है, जबकि उसे वो भाषा कभी आई ही नहीं। मैंने खुद उस गांव के एक बुजुर्ग से फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा, वो पेड़ सैकड़ों साल पहले एक मुल्ला की समाधि पर उगा था, एक सूफी जिसे लोगों ने काफिर कहकर पत्थर मार दिया था। मरते वक्त उसने कहा, मेरे ऊपर पेड़ उगेगा और हर शाखा मेरी चीख होगी। तभी से जो कोई उस पेड़ के नीचे शांति ढूंढने आता है, उसकी अक्ल छीन ली जाती है। मैंने रोहित से पूछा, तो तुम ये कहानी मुझे क्यों बता रहे हो। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि अरुण की डायरी में आखिरी लाइन तुम्हारे नाम से थी और उसने लिखा था, मेरे बाद वो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। सर्दियों की रात थी। जनवरी के महीने में श्रीनगर के पास एलओसी पर बनी एक पोस्ट पर 2 सैनिक, नायक सलीम खान और सिपाही अर्जुन मलिक निगरानी पर थे। चारों ओर बर्फ की चादर, सफेद नीली चांदनी में ढकी घाटी और गहरी खामोशी। साहब चाय गरम है, कुछ मीठा नहीं मिला, अर्जुन ने कहा हाथ कांपते हुए। सलीम ने हल्की मुस्कान दी। बर्फ में सिर्फ चाय ही जिंदा रखती है बेटा, और कहानियां। कहानियां? अर्जुन चौंका। तू जानता है गुजरपोरा पोस्ट के उस टूटे हुए कोने में क्या था? नहीं साहब, वो एक डाकघर था और अब वहां बस सन्नाटा है और एक अदृश्य डाकिया। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई और हल्की चिंता भी। सलीम ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, ये कहानी 1962 की है। तब यहां बर्फ कम गिरती थी और पोस्टल सेवा चलती थी। वो डाकघर ख्वाजा याकूब नाम के एक डाकिया चलाता था, शरीफ, दिल का साफ और सबका भरोसेमंद। गांव की एक लड़की थी नूरा, बेहद खूबसूरत। याकूब उसके लिए चिट्ठियां लाता और कहता कि पढ़ी नहीं है, उसने बस छूकर दिल से लगा ली है। लेकिन कहानी में मोड़ आया जब लड़ाई छिड़ी, पाक सीमा से गोलाबारी शुरू हुई। याकूब को खत भेजना रोकना पड़ा। एक रात नूरा ने उसे एक आखिरी खत दिया और कहा, अगर इस खत के बाद तू ना आया तो मैं तेरे लिए सब जला दूंगी, खुद को भी, चिट्ठियां भी। उसी रात भारी हिमस्खलन हुआ। पूरा डाकघर बर्फ के नीचे दब गया। याकूब और नूरा दोनों लापता हो गए। गांव वालों ने शोक मनाया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव के दरवाजों पर खून से लिखी चिट्ठियां मिलने लगी। न भेजने वाला, न मोहर, न तारीख, बस नाम नूरा। और अंदर लिखा होता, तूने मेरा खत क्यों नहीं पढ़ा? 2004 में एक जवान, संदीप रावत, उसी रास्ते से गश्त करते हुए एक पुराने पत्थर के स्ट्रक्चर तक पहुंचा। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब वो लौटा, उसके बैग में एक पुराना खून से भीगा कागज मिला। अर्जुन ने बीच में पूछा, उसमें क्या लिखा था? सलीम ने धीमे स्वर में पढ़ा, अब तू मेरा डाकिया है, हर साल एक को चिट्ठी लेकर आना होगा। अगर वो ना आया तो कभी लौटेगा नहीं। संदीप को उस रात जोर की उल्टियां हुई, फिर पागलपन। आखिरी बार उसने अपनी हथेली पर कुछ लिखा। मैंने उसका खत नहीं पढ़ा और फिर चुप।
अर्जुन, कुछ जवानों ने देखा, उस डाकघर के खंडहर में एक औरत की परछाई बैठी रहती है। लाल दुपट्टा उड़ता है और कागज की सरसराहट हवा में सुनाई देती है। क्या वो याकूब है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। शायद नूरा ही सब बन गई हो, डाकिया भी, प्रेमी भी, मौत भी। सलीम चुप हो गया। चाय खत्म हो चुकी थी। अर्जुन की नजर बाहर उस बर्फ से ढके कोने पर थी। वहां कुछ हिलता सा दिखा। वो रहा वही पुराना डाकघर। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा। सलीम ने धीमे स्वर में कहा, तू आज पहली बार इस पोस्ट पर आया है ना? हाँ साहब। तो कल सुबह तेरा बैग ध्यान से देखना बेटा। अगर उसमें चिट्ठी मिले तो पढ़ लेना, वरना नूरा समझेगी तू भी याकूब की तरह झूठा निकला। अगली सुबह अर्जुन के बैग में सचमुच एक खत मिला, पुराना, पीला और किनारों पर सूखा खून। खत में सिर्फ एक पंक्ति थी, तू चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं दिया? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। ये बात है 1920 के आसपास, जब श्रीनगर के बाहरी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव कुंद्रबल। यहाँ के लोग शांत, धार्मिक और परंपरा में जकड़े हुए थे। गांव के पास एक झील थी, गंगबल झील, जहां शाम को बादल जमीन पर उतरते थे और हवाओं में पुराने गीतों की झलक मिलती थी। रईस अहमद उस गांव का एक युवक था, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी आवाज। वो लोक गीतों में जान डाल देता था। उसके गाए गीत सुनकर पेड़ हिलने बंद कर देते, झील की लहरें थम जाती। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर रबाब बजाता और गाता था, खासकर जब उसके साथ बैठती थी नूरजहां उसी गांव की लड़की थी, गंभीर, पढ़ी लिखी और रईस की आत्मा जैसी साथी। जब दोनों मिलते, संगीत और प्रेम एक हो जाते। उन्होंने एक दिन साथ में एक गीत लिखा, तेरे बिना वजूद नहीं मेरा। अगर ये गीत कभी अधूरा रहा तो मेरी आत्मा भी अधूरी रह जाएगी, रईस ने कहा था। गांव के बुजुर्गों को रईस की गायकी और नूरजहां से प्रेम धर्म और मर्यादा के खिलाफ लगता था। उनका मानना था कि लोक संगीत सिर्फ मेलों और त्योहारों तक सीमित होना चाहिए। रोज रोज घाट पर गाना ये रिवाज नहीं। फिर एक रात जब रईस ने झील किनारे गीत गाना शुरू किया, 4 लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी रबाब तोड़ी और उसे उसी पेड़ से लटका दिया जहां वो हर शाम गाता था। नूरजहां को बंद कर दिया गया और कहा गया, तुम्हारा प्रेम शैतान का रूप बन गया है। रईस की आत्मा ने चैन नहीं लिया। हर साल पूर्णिमा की रात झील के पास से आती है धीमी रबाब की आवाज। लोग कहते हैं अगर किसी ने वह गीत पूरा सुन लिया तो या तो वो पागल हो जाता है, या उसकी भाषा चली जाती है, या अगले दिन उसकी आंखें लाल होकर बहने लगती हैं। 40 साल बाद रईस का एक दूर का भांजा इस्माइल, जो अब जवान हो चुका था, झील के पास आया। बचपन से उसने सिर्फ मना ही सुना था उस जगह के बारे में, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पेड़ के पास गया और वहां उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। क्या तुम नूरजहां हो? उसने पूछा। आवाज आई, वो गीत अधूरा है, क्या तुम पूरा करोगे? इस्माइल को रईस का वो अधूरा गीत याद था। उसने हिम्मत जुटाकर उसे पूरा गाया, लेकिन जैसे ही अंतिम पंक्ति आई, झील में तूफान उठ गया। पत्ते उड़ने लगे, रबाब अपने आप बजने लगी और फिर सन्नाटा। झील शांत हो गई, पेड़ स्थिर। उसके बाद कभी वहां रबाब नहीं बजी। आज 100 साल बीत चुके हैं। गांव के लोग कहते हैं अब रईस की आत्मा सो चुकी है, लेकिन अगर कोई उसका गीत अधूरा गाए तो आत्मा फिर लौटेगी। इस बार सिर्फ गाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कभी कभी कुछ तस्वीरें समय में कैद हो जाती हैं, लेकिन जब कोई उन्हें देखता है तो समय वापस चलने लगता है और अपने साथ किसी को भी खींच ले जाता है। 2024 जनवरी की एक सर्द सुबह कर्नाटका का कॉलेज स्टूडेंट मोहित राव कश्मीर आया था
वाटर कलर स्केचिंग के लिए। उसे पहाड़ों से लगाव था, खासकर बर्फ से ढकी घाटियों से। वह पेशेवर फोटोग्राफर नहीं था, लेकिन पुरानी चीजें तलाशने का जुनून उसे अक्सर वीरान रास्तों पर ले जाता। श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर एक बर्फीली ढलान पर जब वह गिरे हुए चिनार के पत्तों की आकृति बना रहा था, उसे कुछ सख्त सा बर्फ में दबा महसूस हुआ। वो एक पुराना जंग लगा कैमरा था, निकॉन FM2 फिल्म रोल वाला, शायद 90 के दशक का। वो कैमरा किसी तरह अभी भी बंद था और कैमरे के पीछे एक शब्द लिखा था, उर्दू में, फरजाना। शाम को होटल में लौटकर उसने कैमरा साफ किया और किसी लोकल फोटो स्टूडियो में रोल डेवलप करवाया। रात को उसे तस्वीरें मिली। एक खूबसूरत दुल्हन बर्फ में लाल जोड़े में खड़ी थी। उसके पीछे एक छोटा बर्फीला घर था। उस पर पुलिस की बैनरिंग थी, शायद शादी के दिन की तस्वीर थी। लेकिन एक बात अजीब थी, हर तस्वीर में दुल्हन अकेली थी, कोई दूल्हा नहीं। और हर तस्वीर में उसके चेहरे पर एक ही चीज थी, डर, जैसे वो जानती हो कि कुछ भयानक होने वाला है। मोहित परेशान था, लेकिन उत्सुक भी। अगली रात उसके होटल के कमरे में कुछ बदला हुआ था। तस्वीरों में जिस कमरे का पर्दा उड़ता दिख रहा था, वैसा ही पर्दा हवा के बिना हिलने लगा। किसी ने दरवाजा खटखटाया, टुक टुक टुक, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रात को उसे सपना आया, फरजाना लाल जोड़े में कैमरे की ओर भागती आ रही थी, चीखती हुई, उसे मत छू, मैं अभी जिंदा हूं। मोहित ने लोकल इतिहास जानने की ठानी। काफी पूछताछ के बाद एक बूढ़ा दुकानदार उसे पहचान गया और डरते डरते कहा, यह कहानी हम भूल चुके हैं, लेकिन बर्फ कभी कुछ नहीं भूलती। 1993 में एक युवा JNK पुलिस कांस्टेबल यूसुफ मीर ने एक गांव की लड़की फरजाना से निकाह किया था। शादी के दिन ही आतंकवादी उस घर में घुस आए। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो पुलिस वाला था। दूल्हे को उन्होंने गोली मार दी। दुल्हन को खींचकर बर्फ में ले जाया गया और कभी वापस नहीं आई। कहते हैं उसी रात एक पुलिस चौकी के पास एक महिला की लाल साड़ी बर्फ में गड़ी मिली थी, लेकिन शरीर नहीं। उसके बाद उस कैमरे को भी वहीं से उठाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आदमी भी पागल हो गया जिसने उसे छुआ था। मोहित ने जब पूरी सच्चाई जान ली, यूसुफ और फरजाना की दर्दनाक प्रेम कहानी, आतंकवादियों की बर्बरता और उस आत्मा की अधूरी यात्रा, तो उसने एक निर्णय लिया। वह फरजाना की आखिरी लोकेशन उस वीरान बर्फीले पुलिस पोस्ट पर गया। वहां अब सिर्फ ढह चुकी ईंटें और बर्फ थी, लेकिन बर्फ में खुदाई करने पर उसे एक अधजली साड़ी का टुकड़ा और एक पुरानी चूड़ी मिली। वो समझ गया, यहीं फरजाना को मारा गया था। मोहित ने कैमरे के साथ साथ उन चीजों का विधिवत दाह संस्कार किया। उसने एक मौलवी बुलाकर दुआ करवाई और उस जगह को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। उस रात मोहित को एक सपना आया। फरजाना लाल जोड़े में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया कहकर वो बर्फ में घुल गई। मोहित अपने होटल लौटता है। होटल मैनेजर पूछता है, अब सब ठीक है साहब? मोहित मुस्कुराकर जवाब देता है, अब बर्फ भी उसे भूल चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। यह कहानी एक सैनिक की जुबानी है और सच्ची घटना पर आधारित है। जब पहली बार मैंने उसे देखा, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। शाम का वक्त था और दूर बर्फ गिर रही थी। उसके हाथों में एक टूटी हुई गुड़िया थी और आंखों में ऐसा सूनापन जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मैं भारतीय सेना का एक सिपाही हूं और 2024 में मेरी पोस्टिंग अनंतनाग के पास हुई थी। वहां एक वीरान पड़ा मंदिर था, मार्तंड सूर्य मंदिर, एक पवित्र स्थान जो अब खंडहर बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना था कि हर शाम एक छोटी बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती है, पर वो कोई जीवित बच्ची नहीं थी। उस शाम मैं गश्त पर अकेला था। बर्फ गिर रही थी और दूर से मुझे मंदिर की ओर जाती हल्की परछाई दिखी। मैं पास गया और देखा वो बच्ची बैठी थी।
लाल फ्रॉक में, हाथ में टूटी लकड़ी की गुड़िया लिए। मैंने पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? उसने धीमे से कहा, पापा बोले थे पूजा करके वापस आएंगे, लेकिन वो कभी लौटे ही नहीं। मैं चौंक गया। उसकी आंखें खाली थीं और फिर कुछ ही पलों में वो हवा में गायब हो गई। अगले दिन मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित से पूछा। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, उस बच्ची का नाम वैष्णवी भट्ट था। वह एक कश्मीरी पंडित परिवार की इकलौती संतान थी। उसके पिता पुजारी थे उसी सूर्य मंदिर के। 1990 की उस रात आतंकियों ने हमला किया। मंदिर की घंटियां खामोश कर दी गईं। पंडित भट्ट और उनका परिवार मार दिया गया, लेकिन वैष्णवी को सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया गया था। 3 दिन बाद जब सेना आई, तब तक वो बच्ची भूख, डर और ठंड से दम तोड़ चुकी थी। उसकी गुड़िया वहीं रह गई थी। मैंने तय किया कि मैं उस बच्ची को मुक्ति दिलाऊंगा। अगली शाम मंदिर में एक हवन करवाया। उसकी गुड़िया को शुद्ध करके मंदिर में रखा और प्रार्थना की। ठीक 5 बजे वो फिर आई, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, उम्मीद थी। क्या अब मैं पापा से मिल सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ वैष्णवी, अब समय आ गया है। वो उठी, मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी और एक चमकते उजाले में विलीन हो गई। अब मंदिर वीरान नहीं लगता। कभी कभी शाम को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कोई कहता है कि वो वैष्णवी की आत्मा नहीं, उसकी आस्था की गूंज है, जो अब भी उस धरती को पवित्र कर रही है। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक बेगुनाह कश्मीरी पंडित बच्ची थी, जिसकी मौत ने एक मंदिर को वीरान और एक घाटी को खामोश कर दिया।